हेलो दोस्तों, आपका एक्टिव सॉल्यूशन क्लास में स्वागत है। आज हम 9th क्लास के 1 चैप्टर जो हमारे चैप्टर में दिया है आसपास के पदार्थ, जो हम पूरा इस चैप्टर के अंतर्गत फुल हम क्या जानेंगे, एक्सप्लेन इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये पार्ट 1 होने वाला है, 2 पार्टों में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला यहाँ पर हम जान लेते हैं। पहले हम साइंस पढ़ रहे हैं तो वो साइंस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद हम फिजिक्स भी आपका लेकर आएंगे, बायोलॉजी भी लेकर आएंगे इसी तरह। और इसका तो ये बात है कि आपका ये पीडीएफ जो है, पीडीएफ ये फ्री दिया जाएगा। कैसे फ्री दिया जाएगा, चलिए आगे बताएंगे हम आपको। ठीक है, और ये नहीं कहेंगे पीडीएफ से पढ़ लेंगे, नहीं, इसमें बहुत कुछ हम छोड़ दिए हैं जो आपको क्लास के दौरान बताएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दे रहा है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान, तो विज्ञान जो इंग्लिश में कहते हैं हम साइंस, तो साइंस का शब्द का जो उत्पत्ति हुआ है, लैटिन शब्द क्या हुआ है, साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान यानी नॉलेज। तो यहाँ पर हमें एक बात जानने को मिली कि जो क्या है, जो लैटिन शब्द किससे हुआ है, साइंस का, तो साइंटिया से हुआ है। ठीक है, और आगे भी बात जानते हैं इसके कर यहाँ पर कि विज्ञान को संस्कृत भाषा में विजन कहा जाता है, विज्ञान कहा जाते हैं। ठीक है, और इसे अरबी भाषा में इल्म कहते हैं, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। आप उसे विज्ञान कहिए या इल्म कहिए, उसका सभी का मीनिंग एक ही होता है, नॉलेज। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इसका परिभाषा दे दिया गया है, सिंपल सी परिभाषा है कि परीक्षणों के आधार पर मानव द्वारा क्रमबद्ध प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अब ये हमें कैसे भाई इसको समझेंगे, चलिए थोड़ा हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर प्रयोग और प्रयोगक्षण, यानी इसको पहले प्रयोग किया गया कि ये भाई वस्तुएं क्या है, मान लेते हैं पदार्थ यहाँ पर दिया जाए। ठीक है, तो ये पदार्थ को अगर हम जाने तो कैसे जाने, तो पहले इसको हमने प्रयोग किया कि ये पदार्थ है। ठीक, इसके परीक्षण किए आखिर इसी कैसे बना हुआ है, तो ये मानव द्वारा किया गया। ये क्रमबद्ध हुआ, ये नहीं कि जैसे एक पदार्थ को खोज दिए फिर उसके बाद हम खोज दिए तत्व को खोज दिए, ऐसा नहीं हुआ। कुछ हम जैसे कि अणु परमाणु ऐसे ऐसे एक क्रमबद्ध जानते गए। ठीक है, तो याद होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि क्या करा है, विज्ञान का पिता गैलीलियो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो गैलीलियो को विज्ञान का पिता कहा जाता है। और कई बार आपसे क्वेश्चन ये जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक और हम आपके लिए क्या लाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम इफेक्ट लाए हैं कि करे कि खोज जो हुआ कब से हुआ, तो खोज जो हुआ आपको यहाँ पर 3000 से 1200 ईसा पूर्व, ये जो आप ईसा पूर्व और ईसवी का फंडा जो आप समझ रहे चुके होंगे, ईसवी जो होता है ईसा मसीह के पहले का जो जन्म होता है, उल्टा गिनती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं। चलिए अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ तो ज्ञान होना चाहिए भाई। ये नहीं कि हम केमिस्ट्री उठा लिए और पदार्थ से शुरू कर दिए, नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। हमें केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए हमें कि हम भाई हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं रसायन विज्ञान, इंग्लिश शब्द का जो है केमिस्ट्री है। रसायन को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री का हिंदी होता है रसायन। ठीक है, और ये ग्रीक शब्द जो होता है कीमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। आपसे कोई भी पूछ दे कि केमिस्ट्री जो होता है क्या होता है भाई, केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री इसका जो है किस शब्द से निकला हुआ है, तो ग्रीक शब्द से निकला हुआ है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि ये जो बने हुए हैं, ये इसका जो ग्रीक शब्द है ये क्या है, किस शब्द से लिया गया है, तो कीमिया से लिया गया है, कीमिया से लिया गया है। उसके बाद और पूछ दिया जाए आपसे कि ये कीमिया से लिया गया तो इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है काला रंग।
ठीक है, काला रंग। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत पड़ता है इसको पीडीएफ को बनाने, फ्री में पीडीएफ दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है कि हम रसायन विज्ञान को हम समझ लेते हैं, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर अब देखेंगे कि परिभाषा के रूप जो हम देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है कि रसायन जो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम विभिन्न प्रकार के द्रव्य की संरचना, बनने की विधि, गुणधर्म का प्रयोग का अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं, यानी रसायन शास्त्र कहते हैं। चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न द्रव्य की संरचना, यानी संरचना माने क्या होता है, द्रव्य का मतलब यहाँ पर जो किया गया है, द्रव्य नहीं पढ़ेंगे, द्रव्य का मतलब जो होता है पदार्थ होता है, ठीक है, पदार्थ होता है। ये पदार्थ की जो संरचना कैसे हुई है, इसे गुणधर्म, इसका जो है गुणधर्म क्या है और इसका उपयोग क्या है, इसी का अध्ययन ही हमें क्या कहलाता है, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं, ठीक है। चलिए एक और बात यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें जो है क्या क्या हमें पढ़ने को मिलते हैं, यानी स्टडी ऑफ मैटर, यानी मैटर के अंतर्गत जो होता है, यानी पदार्थ के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे। तो पदार्थ के अंतर्गत जो हमें देखने को मिलेंगे, पहला जो मिलेंगे हमें क्या मिलेगा कि आपको कंपोजिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा, कंपोजिशन हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, संगठन कहते हैं। कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ है, अगर मान लिया जाए, थोड़ा आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये संगठन का मतलब जो हो गया, जैसे पदार्थ बना हुआ है, तो ये पदार्थ जब बनेगा तो क्यों बनेगा भाई, एक संगठन से बनेगा, कुछ न कुछ बनता है। तो उसके बाद इसके साथ क्या होता है, इसके साथ जो हुआ है अभिक्रिया हुआ है, जिसको हम रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये या संगठन होगा, अभिक्रिया होगा, और ये अभिक्रिया हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यूटिलाइजेशन, जिसको कहते हैं हम उपयोग। अब इसका हम करेंगे कि इसका उपयोग और आरक्षण हो गया है, तो ठीक। तो ये जो हम बात हम जानते हैं किसके माध्यम से, स्टडी ऑफ मैटर के अंतर्गत हम ये 3 चीज़ें के बारे में जानते हैं केमिस्ट्री के अंतर्गत, ये बात हमें याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चलिए पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ क्या हो रहा था, ठीक है। तो पदार्थ को हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है, मैटर। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इसका परिभाषा क्या दिया गया है, इसके बाद इसको पदार्थ को जो लेकर इसमें बहुत भेदभाव किया गया, यानी बहुत सारे क्या किया गया है, यहाँ पर क्या है, फिलोसफी है जिसको हम दार्शनिक बोलते हैं, और उन्होंने अलग अलग मत दिए, ठीक है। उसके मत के बारे में भी हम पढ़ेंगे, पहले चलिए परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसकी द्रव्यमान होता है, क्या घेरेगा भाई, जिससे स्थान घेरेगा, स्थान घेरने के साथ साथ उसमें द्रव्यमान होगा, और उसकी संरचना क्या कह रहा है कि अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे पदार्थ कहते हैं। संरचना में परिवर्तन का विरोध क्या है भाई, चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। हम एक एक जो बात आपको बताते चलेंगे, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। संरचना का मतलब जैसे पदार्थ है, तो ये पदार्थ जो है, अगर मान लिया जाए पदार्थ को छोड़ते हैं, जैसे हम चलते हैं तो ये जो होती है हमारी घर्षण बल होती है, जो विरोध करती है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से ये है कि स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, और ये जब संरचना होती है तो ये अपने परिवर्तन का विरोध करता है, यानी अपने बदलाव का विरोध करता है। तो इसी को हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है, पदार्थ। और एग्जाम्पल में जैसे कि अब जान लेंगे कि पदार्थ क्या होता है, जैसे अपने जो भी आँख से देख रहे हैं, जैसे कि आपके सामने जो है क्या हुआ है, फ़ोन रखा हुआ है, फ़ोन के माध्यम से तो ये भी एक स्थान गिर रहा है, देख रहे हैं, ठीक है। जैसे फ़ोन रखा हुआ है तो स्थान गिर रहा है, बुक रखा हुआ है तो ये भी स्थान गिर रहा है, यानी जो भी देख रहे हैं आप भी पदार्थ हैं, जो भी देख रहे हैं वो भी पदार्थ है, ठीक है।
लेकिन हमें ये एक इफेक्ट समझना होगा, इस लॉजिक समझना होगा, उसमें जो स्थान घेरेगा द्रव्यमान होगा। और हम क्या करेंगे, एक और बात होनी चाहिए, या हम महसूस कर सकते हैं, जैसे हवा, इसको हम महसूस कर सकते हैं, उसी को पदार्थ कहते हैं। तो परिभाषा में आप ये जो है लिख सकते हैं इतना, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि आपके बुक में दिया हुआ है कि प्रारंभ में भारतीय और यूनानियों का अनुमान था कि प्रकृति की सारी वस्तुएं 5 तत्वों से बने हैं। प्राकृतिक मतलब जो भी हम देख रहे हैं, यानी जो प्राकृतिक ईश्वर द्वारा दिया गया है वस्तुएं हैं, ये 5 तत्वों से बने हैं, संयोग से बने हैं। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं भाई? ये 5 तत्व जो है, एक पृथ्वी है, जल है, आग है, आकाश है और हवा है। क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पंच तत्व या 5 तत्व, पंच तत्व क्या है? तो पंच तत्व जो है हम क्या कहते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, उसके बाद हवा को उस क्या कहते हैं, हम पंच तत्व कहते हैं, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे जो भारतीय के जो फिलोसफी थी, उनका क्या करना था, तो कहना था कि एक आते हैं महर्षि कनाड, क्या आते हैं, महर्षि कनाड आते हैं। ये कहते हैं कि पदार्थ जो होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महर्षि कनाद आते हैं और कहते हैं कि पदार्थ जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, जिसे हम परमाणु कहा जाता है, ठीक है। और ये जैसे परमाणु, ठीक है। अब ये परमाणु को जब उन्होंने कहा कि जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो परम जोड़ आणु, यानी जो पदार्थ का जो अंतिमवा कण है, जैसे कि मान लिया जाए, यहाँ पर हम एक आपको लॉजिक से समझाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने दे दिया, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम काटते जाएंगे, क्या करेंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे। एक ऐसा समय आएगा इस पदार्थ को हम नहीं काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये जो पदार्थ था इसको हम क्या कर सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। तो इसी को हम जो बोल दिए पदार्थ बोल दिए। क्या बोल दिए कि ये जो है यही पदार्थ है। यानी जब ये और एक और माध्यम से समझते हैं, मान लिया जाए आपका ये पेन है, अभी इसको क्या करेंगे, हम काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, काटते जाएंगे, लेकिन एक ऐसा समय आएगा इस कण को हम नहीं काट सकते हैं। इसी को महर्षि कनाड जो थे कह दिए कि भाई क्या है, इसी को ये कह दिए कि ये पदार्थ है, जिसे हम परमाणु कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पदार्थ का जो आपका जो यहाँ पर मत था, तो इसके बारे में हमने पूरा जान लिया, ठीक है। अब आते हैं कि पदार्थ के कणों के भौतिक गुण क्या है, भौतिक गुण। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके जो भौतिक गुण माने क्या होता है, कि इनकी जो बनावटें हैं कैसे हैं। तो पदार्थ जो है कणों से बना है, या हम कह सकते हैं पदार्थ जो है अत्यंत जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, ठीक है। अत्यंत क्या है, सूक्ष्म कणों से बना है। दूसरा अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, ठीक है। ये कणों से बना है, ठीक है। ये दोनों बात एक ही बार लिखा गया। चलिए एक और अलग से बता देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर जो पदार्थ कणों से बने थे, तो यहाँ से जो हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है, पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। दूसरा जो हो जाएगा, पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म या छोटे होते हैं, सूक्ष्म कणों से बने हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो दो जो है भौतिक गुण होता है, क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपके कि पदार्थ के जो दो भौतिक गुण है, भौतिक गुण उसको लिखे, या पदार्थ के भौतिक गुणों को लिखे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पदार्थ जो होता है क्या होता है,
अत्यंत कण छोटे होते हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं अत्यंत छोटे होते हैं। दूसरा जो है पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। तो ये बात याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पदार्थ जो है, पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणीय गुण क्या क्या होते हैं, इसके भी हम जानेंगे और एक्सप्लेन के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि पहला जो आपका पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि पदार्थ के कण नियंत्रण गति करते हैं। क्या करते हैं? नियंत्रण गति करते हैं, यानी पदार्थ जो होते हैं स्थिर नहीं होते हैं। कहने का मतलब है स्थिर नहीं होते हैं, ये गति करते रहते हैं। चलिए अब इसके माध्यम से भी हम जान लेते हैं कि पदार्थ गति कर रहे हैं कि कैसे नहीं कर रहे हैं। आप एक लॉजिक के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए आप पदार्थ है, तो क्या आप एक ही जगह स्थिर रहते हैं? नहीं भाई, हम एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो वह जो है वह क्या है, वह जो है निरंतर गति करते हैं। अब कहेंगे कि पेड़ जो है, पेड़ जो है ये भी एक तो पदार्थ है, लेकिन ये गति नहीं करता है भाई। नहीं, ये अंतराणविक गति करता है, यानी अंदर में गति करता है अपने आप में। ठीक है, तो यह बात हमें याद होना चाहिए कि पदार्थ जो होता है नियंत्रण जो होता है गतिज होता है, यानी इसमें जो होता है गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, और गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, इसके बारे में हम जान लिए। दूसरा जो होता है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। कैसे रिक्त स्थान होती है जान लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए हमने एक बर्फ का टुकड़ा रखा। ठीक है, अब ये बर्फ का टुकड़े रखे तो ये जो कण जो बने हैं, छोटे छोटे जो कण बने हैं, ये कैसे बने हैं? कुछ ना कुछ जो है क्या कर रहे हैं, बर्फ का टुकड़े जो है इसके कण बने हुए हैं जो एक आकर्षक बल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अभी इसमें जो है क्या बोल रहा है कि ये जो वायु प्रवेश हो रहा है किसके माध्यम से भाई? वायु प्रवेश हो रहा है, क्योंकि इसमें तो रिक्त स्थान है इसलिए तो पिघल रहा है। या ऐसे समझ सकते हैं जल जो है क्या है, जल जो है ये क्या है भाई? पदार्थ है। और ये पदार्थ में जब हम हाथ को डालते हैं तो आसानी से चला जाता है। तो ये जो हो जाएगा इसमें रिक्त स्थान तो इसलिए हो गया। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अब ये क्या है कि किस में कितना होता है कि तो होता है, तो पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, ठोस द्रव गैस, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, इसके बाद हम आगामी में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हो जाता है ठोस में जो होता है, ठोस में जो होता है सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है। इससे थोड़ा ज़्यादा जो होती है वह किस में होता है? द्रव में होती है। और सबसे ज़्यादा जो होती है गैस में होती है, याद रहना चाहिए। तो ठोस जो गैस जो होते हैं सबसे अधिक, उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। तो ये जो होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम जान गए। उसके बाद तीसरा हमने जाना कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कैसे आकर्षित करते हैं? जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिया है कि आप कोई एक खेल खेलते हैं। ठीक है, आप कोई खेल खेल लिए तो एक श्रृंखला बनाए रखे और एक हाथ को जोड़े रखे, तो आप एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भाई आकर्षित कर रहे हैं, तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, आकर्षित करते हैं। या हमने अभी आपको इससे पहले वाले जो बर्फ़ का बात बताई थी वह हो सकता है। या ईंटें के हम देख लिए, ईंट में जो होते हैं कण जो होते हैं, कण जो होते हैं क्या होते हैं? कुछ इस प्रकार से होते हैं। इनके जो पार्टिकल होते हैं, यानी जो भी इसके जो अणु होते हैं, ये मिलकर एक आकर्षक बल से जुड़े होते हैं, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तब तो मजबूत है। तो इसमें जो हो जाता है कुछ इस प्रकार होता है। ठोस में जो होती है ये आकर्षित ज़्यादा होती है, उससे कम जो होती है द्रव में होती है, और सबसे जो कम होती है गैस में होती है। क्वेश्चन भी पूछ लिया, आकर्षक बल सबसे कम किस में होता है? तो गैस में होता है।
ठीक है। अब चलिए हम पदार्थ के 3 अवस्थाएं के बारे में हमें जानना था। तो पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है? तो पदार्थ की जो अवस्था होती है वो अवस्था भौतिक रूप से जो होते हैं पदार्थ वो 3 होते हैं, लेकिन इसमें जो हम पढ़ना है 5 प्रकार के पढ़ेंगे, जिसमें से ये जो पहला जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ठोस अवस्था, जिसको हम सॉलिड कहते हैं, सॉलिड स्टेट कहते हैं। उसके बाद दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैसीय अवस्था। ठीक है, गैसीय अवस्था। अब यहाँ पर गैसीय अवस्था के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब चौथा पांचवा क्या है? हमने अभी बताया कि 5 तरह की होती है, लेकिन भौतिक रूप से याद रहना चाहिए। कोई पूछे कि भौतिक रूप से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो ये जो होते कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ये होती है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। आपका चौथा में आ जाता है प्लाज्मा, उसके बाद 5वां में आ जाता है बोस-स्टाइन कंडेंसेट यानी ओबीसी। ठीक है, तो यहां पर ये बात हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इन अवस्थाओं की भी हमारे शरीर में कुछ भूमिका है। तीनों अवस्थाएं के यहाँ पर हम देख सकते हैं, तीनों अवस्था भी हमारे शरीर में है। ठीक है, शरीर में है, ये भी हमें बात जान ले। जैसे कि जो यहाँ पर बात है कि हड्डियों और दांत जो होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं, ब्लड और जल जो होते हैं द्रव अवस्था में होते हैं, फेफड़ा में हवा जो होती है गैसीय अवस्था में होते हैं। तो हमारे शरीर में भी 3 अवस्थाएं देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो याद होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए ठोस अवस्था क्या है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ का वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होगा? निश्चित होगा। ठोस के कहने का मतलब क्या है? चलिए थोड़ा हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम जान ले। क्या होगा? निश्चित होगा, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे किताब, ईंट, कलम, ईटीसी। अब यहाँ पर जो किताब है, किताब का कहने का मतलब है इसका आकार भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर चलिए, यहाँ पर जो है किताब जो है मान लेते हैं, किताब यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अब ये किताब जो है हमने क्या बोला कि आकार और आयतन, ये जो है किस आकार का बहा है? तो त्रिभुजाकार आकार का है। ठीक है, क्या है भाई? तो त्रिभुजाकार आकार का है। लेकिन इसको बात आयतन जो है, जो स्थान यहाँ पर घेर रहा है, यानी जो बीच वाला यहाँ पर क्षेत्र है, इसी को आयतन कहा जाता है। ठीक है, इसी को आयतन कहा जाता है। तो आकार और आयतन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिला कि ये जो है निश्चित है, इसके बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पर अगर रख दिए तो इसका इतना ही आकार बदलेगा, इतना ही रहेगा। आयतन ये नहीं कि इस पदार्थ को, जैसे कि हम मान लिया जाए ये ईंट है तो यहाँ पर रखे तो ये कलम बन गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये लॉजिक है कि इसका अगर ईंट है तो ईंट ही रहेगा, कलम रहेगा तो कलम ही रहेगा। तो ये हमें बात जानने को मिल गई। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, किताब, ईंट, कलम, लोहा, ईटीसी, ये हमें देखने को मिलते हैं। अब आते हैं थोड़ा हम इनकी जो है गुण क्या क्या है भाई, इसके अंतर्गत गुण क्या क्या आते हैं। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं ठोस पदार्थ के गुणधर्म, एक निश्चित आकार और आयतन होते हैं। अभी बताए कि आकार और आयतन निश्चित होते हैं। यह बर्तन को पूर्णतः नहीं भरते। जैसे कि मान लिया जाए हमने एक गोल बर्तन रखा, अब इसमें जो हमने क्या रख दिया, एक बर्फ़ का रख दिया, तो क्या बर्तन को ढक रहे हैं? आपको बोलेंगे नहीं सर, नहीं ढक रहे हैं, क्योंकि इनका जो आकार जो है इनके बराबर नहीं आ रहा है। इनका आकार और आयतन जो है निश्चित है, इसलिए नहीं ढक पा रहा है। इसका घनत्व उच्च होता है। घनत्व क्या है इसको भी हम जानेंगे, पूरी जानेंगे, और आधा अधूरा बात नहीं जानेंगे। तो घनत्व क्या होता है? उच्च होता है। ये बात हमें इतना याद रखना है। इसकी संपीड़ितता,
संपीड़िता नागण्य होता है। संपीड़िता का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम मान लिया जाए संपीड़न का मतलब होता है दबाना, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हम ये ईंट रख दिए तो क्या हम इसको दबा सकते हैं, दबा कर कुछ इस प्रकार से हम कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं? तो नहीं महोदय, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर संपीड़न जो होगा नागण्य यानी नहीं होते हैं। उसके बाद ये दृढ़ होते हैं। दृढ़ माने क्या होता है, मजबूत होते हैं। हमने ईंट को जाना कि ये मजबूत होते हैं, ठीक है। गलनांक और कथनांक ऊंचे होते हैं ठोस पदार्थ के। गलनांक क्या होता है, कथनांक क्या होता है, आगे भी हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझेंगे गलनांक जो होता है इसके पिघलने का, और ये जो होता है कथनांक जो होता है इनको परिवर्तित करने का। इतना हम जान लेते हैं बस। यहाँ पर गलनांक कथनांक पूर्ण रूप से जानेंगे, ठीक है। तो गलनांक कथनांक ऊंचे होते हैं, ठीक है, लिख लेंगे तो बेहतर रहेगी, ठीक है। इसके अणुओं के बीच आणविक दूरी सबसे कम होती है। तो ये जो होता है अंतराण्विक जो होते हैं, अंतराण्विक, यहाँ पर अंतराण्विक छूट गया, यानी जैसे कहने का मतलब है कि इसकी दूरी जो है, जो यहाँ पर हम जैसे कि कण दे दिए, यहाँ पर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो कण जो होते हैं, ये जो होते हैं कण जो होते हैं, ये हमेशा सटा रहता है, यानी इसकी दूरी जो होता है हमेशा सटा होता है। इसलिए तो ये क्या होते हैं, संपीड़न होते, संपीड़न नागण्य होती है, दृढ़ होते हैं। तो इसलिए मुझसे इनका अंतराण्विक जो दूरी जो होती है सबसे कम होती है, ठीक है। उसके बाद एक और बात जान लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच अंतराण्विक जो है बल सबसे अधिक होती है। तो हमने जाना कि इसमें जो बल बहुत अधिक है, क्योंकि इसे तो हम ऐसा नहीं कि मारेंगे तो दब गया टूट गया, तो नहीं, अंतराण्विक बल भी अधिक होती है। तो हमने ये बात जान ली। अभी इसका PDF कैसा लेना है, चलिए हम जान लेते हैं। तो आपको इस पर क्या करना है, SMS कर देना है, ठीक है। हाल लिखकर और क्लास लिखकर और नेम लिखकर क्या कर देना है, आपको सेंड कर देना है, जिससे आपको जो है PDF आपको इस पर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको क्या लिख देना है कि 9th क्लास साइंस आपको PDF, तो ये आपको डाल दिया जाएगा इसी नंबर पर, और जल्द ही ग्रुप बनाने वाले हैं उसी में आपको जोड़ भी दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, द्रव के बारे में पढ़ लेते हैं। द्रव की ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये ऐसा नहीं कि हवा में बात कर रहे सिर्फ ऐसा ही पढ़ रहे हैं। आपके एग्जाम में 9th क्लास में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम नहीं, यहाँ पर हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपकी ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए, द्रव अवस्था क्या है। द्रव अवस्था पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसका आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। तो ये जो होता है द्रव्य नहीं बल्कि द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है, द्रव कहलाता है, याद होना चाहिए। ऐसा द्रव्य नहीं लिखेंगे, गलत टाइपिंग हो गया है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर जो है आकार और आयतन अनिश्चित बोल रहा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है गुरुजी? तो चलिए बाबू समझ लेते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। कह रहा है कि आकार जो है अनिश्चित है, अनिश्चित है, यानी कहने का मतलब है कि जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्या बना लिए, एक हमने क्या बना लिया, एक हमने बोतल बना लिया और एक हमने क्या बना लिया, जग बना लिया। समझेंगे, थोड़ा हमारी बात पर गौर करेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें जो है क्या कर दिए, तो इसमें हमने गुरुजी हमने क्या कर दिया भाई, क्या हो गया यार, इशू हटाओ यार, ठीक है। यहाँ पर हमने इसमें जो क्या भर दिए, तो इसमें जो हम भर दिए जल भर दिए। क्या भर दिए, इसमें हमने जल भर दिया है और इस जल को और फिर इसी जल को हमने इसमें भर दिया। बात को समझेंगे, गौर करेंगे कि ये इसके पीछे आखिर क्या लॉजिक है। तो इसमें भी हमने भर दिया, लेकिन आपको एक बात मालूम होना चाहिए, जब हमने इस
बोतल को इस बोतल को इस बोतल को क्या कर दी, इस बोतल में जब ये पानी को हमने डाला, ठीक है, तो ये किस आकार का था, तो बोतल के आकार का था। लेकिन इसी पानी को हमने किस में डाल दिया, तो हमने जब जग में डाल दिया तो ये जग का आकार हो गया, ले लिया। तो हमने क्या कहा कि जब ये जग क्या हो जाएगा, आकार जो हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा, किसी का भी रूप ले सकता है। फिर इसी पानी को हमने एक गिलास में रख दिया तो ये जो हो जाए गिलास के आकार का बन गया। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा कि आकार जो होता है अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन जो होता है निश्चित होता है। तो हमने ये बात को समझेंगे कि इस को क्या किए, जब इस पानी को जब हम इसमें रखे तो 1 लीटर रखे थे, 1 लीटर। अब इस जग को इस पानी को जब हम इस जग में रखे तो क्या ये 2 लीटर के हो गया, नहीं गुरुजी नहीं हुआ, बल्कि 1 ही लीटर रहा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो है आयतन जो है निश्चित रहा। फिर इसी को हमने क्या कर दिया, इस किस में रख दिया, गिलास में रख दिया, तो 1 ही लीटर के रहा, बल्कि ये जो हुआ 2 लीटर 3 लीटर का नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये हम लॉजिक समझ सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल पानी, तेल, स्याही, शहद, यानी जो बह जाने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। चलिए गुणधर्म भी जान लेते हैं, इतना मेहनत तो गुणधर्म भी जरूरी है। चलिए आगे जान लेते हैं। कह रहा है कि द्रवावस्था के गुणधर्म जो होते हैं, द्रव्य जो होते हैं तरल होते हैं, इसमें जो होता है बहाव होता है। तो पानी को रखे तो बह गया कि नहीं, शहद को रखे तो बह गया कि नहीं, तेल को रखे तो बह गया कि नहीं, तो हम कह सकते हैं इसमें बहाव होता है। उसी फिर बात को लिखेंगे कि आकार जो होता है स्थिर आकार नहीं होता है, बर्तन का आकार ले लेता है, अभी बताया हमने। उसके बाद निश्चित जो होता है ये जो होता है आयतन होता है, ठीक। उसके बाद जो हमने ये बात दी कि द्रव्य में बहुत कम संपीड़न होता है, इसमें संपीड़न होता है लेकिन बहुत कम होता है, ये बात भी हम जान लेंगे। लेकिन किस में सबसे कम जो संपीड़न होता है वह क्या होता है, ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है, ठीक है। उसके बाद क्या आगे बोल दिया कि इसका गलनांक एवं कथनांक ठोस पदार्थ की अपेक्षा कम होती है। क्या होती है, गलनांक एवं कथनांक जो होते हैं ठोस पदार्थ की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। द्रव के अणुओं के बीच अंतराणविक दूरी जो होती है ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें जो हो जाएगा, हमने यहाँ पर जल बना दिए कि इसमें हमने जल बना दिया, तो ये जल में हाथ डालेंगे तो आसानी से चला जाएगा कि नहीं, तो चला जाएगा महोदय। तो इसलिए कह दिए कि इनके बीच की जो दूरी है इसकी जो होती है अधिक होती है, द्रव की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, सॉरी, ठीक है। तो ये बात हमें याद रहना चाहिए। उसके आकर्षक बल भी कम होते हैं, तो ये बात है, काम लिख दिया गया है, कम होते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपको पीडीएफ चाहिए तो बता दिए आपको कैसे पीडीएफ लेना है। अब जान लेते हैं, अब जान लेंगे ठोसीय अवस्था, उसके बाद हम आगे फिर जान लेंगे क्या क्या हमें पढ़ेंगे। तो ये लास्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए इसका भी जान लेते हैं, उसके बाद हम पार्ट 2 में पूरा कवर करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर कह रहा है गैसीय अवस्था, पदार्थ का भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन अब अनिश्चित बोल दिया गया भाई। क्या भाई, अनिश्चित बोल दिया गया। तो हमने ये क्या बोल दिया भाई कि अनिश्चित होता है। चलिए समझ लेते हैं इसके पीछे आखिर है तो है क्या लॉजिक। तो हमने यहाँ पर जो एक बनाया, क्या बना दिया, तो हमने यहाँ पर एक बनाने वाले हैं गिलास को, थोड़ा गिलास एडवांस बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर बनाने वाले हैं मग को, ठीक है।
फिर हम बनाने वाले हैं यहाँ पर एक पतले से बोतल को। ठीक है, अब ये बात को हम समझते जाएंगे कि आखिर इतना मेहनत क्यों। तो महोदय यहाँ पर कह रहा है कि इतना मेहनत इसलिए क्योंकि यहाँ पर आकार और आयतन तो अनिश्चित बोल दिया गया है। तो समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर हमने एक गैस का पार्टिकल्स लिया, ये थोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने इसी गैस को हमने उठाकर फिर इसमें डाल दिया, फिर इसी गैस को उठाकर हमने इसमें डाल दिया। बात को समझेंगे, इसी गैस को इसमें डाल दिया। तो यहाँ से जब गैस आया, आप कभी कभी गैस को लेने जाते होंगे तो आपको क्या महसूस होता होगा, आगे थोड़ा चलिए आपको भी बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा भारी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आता है कि हमने जब 1 लीटर जब भरने को कहते हैं तो कभी कभी 1 लीटर तो भरा गया, इसमें है एक सिलेंडर है, फिर इस सिलेंडर को दूसरे सिलेंडर में डालते हैं तो 1 लीटर से भी, अगर इसमें 1 लीटर है तो इसमें से 900 ग्राम हो जाता है, 900 ग्राम हो जाता है। तो हमने कहा कि आकार जो है यहाँ पर जो आयतन जो है कम हो गया, और आकार किसका ले लिया, तो यहाँ पर जग का ले लिया। उसके बाद जो हो जाएगा इसी प्रकार से यहाँ पर भी कह सकते हैं। तो इस बात को हमने समझे कि नहीं समझे। जी महोदय समझे। एग्जाम्पल में हमने देख लिया, जैसे कि गैस, जैसे कि हमने क्या जाना, वायु, क्या जाना कि वायु होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ये सभी गैस से होती है एग्जाम्पल में। चलिए इसके गुणधर्म भी जान लेते हैं, गुणधर्म के आगे पीछे क्या लॉजिक है। तो इसी में दे दिया गया है गुणधर्म, तो आप यहाँ पर गुणधर्म लिख लीजिएगा। इसका बहाव भी होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इससे संपीड़न भी अधिक होता है। तो इस गैस को अगर इसमें रखे तो इस पर संपीड़ित किया जाता है, तो ये क्या बन जाता है, तो इस संपीड़ी का पार्टिकल सट जाता है, तो इससे अधिक संपीड़न होता है। ठीक है, इसे दबाया जा सकता है, इससे इनकी निश्चित आकार नहीं होती है, इसकी आयतन भी निश्चित नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद ये बात जान लेंगे कि गैस पदार्थों के बीच जो आणविक बल जो होती है, अंतराण्विक बल सबसे अधिक होती है, ये बात हमें याद रहना चाहिए। उसके बाद अंतराण्विक बल जो होती है सबसे अधिक होती है, लेकिन यहाँ पर एक और बात जानेंगे, आकर्षक बल भी, यहाँ पर आकर्षक बल क्या होते हैं, कम होते हैं। आकर्षक बल क्या होते हैं, कम होते हैं। तो हम ये भी लिख देंगे। तो गुणधर्म, तो क्वेश्चन आखिर हम गुणधर्म को क्यों बता रहे हैं भाई, तो गुणधर्म को हमने इसलिए बताया क्योंकि एग्जाम में आपके पूछ दिए जाते हैं कि ठोस, द्रव, गैस में अंतर स्पष्ट करें, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको क्वेश्चन की उतना फिक्र नहीं करना है, आपको हम क्वेश्चन भी कराएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब्जेक्टिव भी कराएंगे। ठीक है, तो ये भी क्या पूछ दिया जाता है, और या ऐसे भी पूछ दिया 2 नंबर में कि ठोस पदार्थ के गुणधर्म को लिखें, तो ये भी पूछ दिया जाता है। आगे हम जानेंगे कि घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है, और इसकी एसआई मात्रा क्या होता है, तापमान क्या होता है, यानी ये हम अगले बारे में जानेंगे। कुछ इतना किया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक जो वीडियो जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।